हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काव्या लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड और असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र विषय के लिए वीडियोज़ बनाते हैं अपने चैनल पे, और उसी से रिलेटेड हम एक सीरीज चलाने जा रहे हैं अध्यापक शिक्षा की। अध्यापक शिक्षा एक इसमें आपका एक टॉपिक है, टीचर एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अध्यापक शिक्षा और प्रशासन। ठीक है, विद्यालय प्रशासन और प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पुट अप होते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स को लेकर के हम आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ऐसे ही हम आपको आगे कुछ और भी वीडियोज के माध्यम से आपके साथ हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे। आज हम एक छोटे से वीडियो में आपसे लगभग 30 से 40 पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे हम आपसे, जिसमें से कि हमें आशा है कि आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने हम रखने वाले हैं, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। जो भी टीचर एजुकेशन या टीचर से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आती हैं उनकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ख़ास करके ये वीडियोज उन भाई बहनों के लिए है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं। तो आइए हम एक एक करके उन पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, शिक्षण के लिए अध्यापक अधिगमकर्ता और पाठ्यक्रम का होना जरूरी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षण जो है, टीचिंग की जो प्रक्रिया है, इसमें पहले तो द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया गया था। उसके बाद जो है जॉन डीवी के द्वारा इसे 3 ध्रुवीय प्रक्रिया बताया गया, यानी कि अध्यापक हो और अधिगमकर्ता यानी कि छात्र हो, और उसके साथ साथ एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, तभी जो है शिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण के लिए अध्यापक का होना जरूरी है। अगर आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, यानी कि जैसे हम लोग बीएड कर रहे थे या बीटीसी वाले जो छात्र होते हैं उनको क्या कहते हैं, छात्राध्यापक कहा जाता है, यानी कि छात्र कम अध्यापक होते हैं वो। अगर आप कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसमें टीचर का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, तर्क प्रमाण आदि का अधिक प्रयोग अनुदेशन में किया जाता है। जब हम कोई डायरेक्शन दे रहे होते हैं, जब किसी चीज़ के बारे में हम डायरेक्ट कर रहे होते हैं किसी एक समूह को या किसी छात्र को या किसी छात्रों के एक समूह को, तो वहाँ पे हम अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए प्रमाण देते हैं और उनको तर्कों के माध्यम से समझाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एनसीटीई का गठन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसका गठन जो है 1995 में किया गया। अगला है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एक वैधानिक निकाय है। ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट भी इसमें हैं। इनको ये कई बार आपको एग्ज़ाम्स में ऐसे ही पूछ लेता है, तो इनको आपको ये नहीं समझना है कि ये तो बहुत आसान सी चीज़ें हैं, और कभी कभी आसान चीज़ें भी गलत हो जाती हैं, तो आपको इनको ध्यान में रखना है एकदम। अगला पॉइंट है, एनसीटीई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। नेक्स्ट है, एनसीटीई के अध्यक्ष विनीत जोशी जी हैं। वर्तमान में विनीत जोशी एनसीटीई के अध्यक्ष हैं, और ये करंट का है, ये बदलता रहता है। फिलहाल अभी के लिए तो यही है। नेक्स्ट है, सुदीप बनर्जी समिति 2001 ने एनसीटीई को ख़त्म करने की अनुशंसा की थी। एक कमेटी गठित हुई थी सुदीप बनर्जी जी के अध्यक्षता में, तो उन्होंने इसके बारे में एक रिपोर्ट लगाई थी, अपना एक विवरण प्रस्तुत किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अगला है, प्रस्तावना शिक्षण की विधि नहीं है। प्रस्तावना जो होती है, ठीक है, तो प्रियम्बल, ये मतलब किसी चीज़ को पढ़ाने से पहले लोग उसके बारे में बताते हैं, उसके एक प्रस्तावना, एक प्रस्तुतिकरण देते हैं, जो कि एक शिक्षण की कोई विधि नहीं है, ये पार्ट है शिक्षण का, ये शिक्षण की विधि नहीं है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, एक शिक्षक समूह विचार विमर्श विधि द्वारा बच्चों में विचारों को अभिव्यक्त करने का कौशल विकसित करता है। यानी कि जो शिक्षक का समूह होता है वो विचार विमर्श विधि द्वारा छात्रों को बैठा करके, जीडी जो होता है आज के सिस्टम में, हम जीडी का एक स्पेशल रोल है। तो जीडी का मतलब ग्रुप डिस्कशन करते हैं ना, एक समूह के बीच में हम एक सबकी थिंकिंग को जानने का प्रयास करते हैं, और इससे क्या होता है कि बच्चों में जो है अपने विचारों को व्यक्त करने का कौशल विकसित होता है। अगला है, अध्यापक ने कक्षा में एक नया प्रयोग करके दिखाया तो कक्षा में शोरगुल बढ़ गया। इसमें अध्यापक बच्चों को शांत होने को कहकर उस प्रयोग में कुछ रोचक प्रसंग जोड़ेगा। कहने का मतलब है, अगर जैसे आपने कुछ बताया, कुछ करके दिखाया, तो बच्चे जो है अचानक से
उत्साहित हो जाते हैं और एक शोरगुल का माहौल बन जाता है। इसमें जो है, अब क्योंकि आप दंड व्यवस्था तो है नहीं कि सबको मारने लगे हो, ये ठीक भी नहीं है। तो बच्चों को शांत कराने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें कुछ और एक नई इनोवेटिव चीज़ जोड़ देंगे, जिससे अचानक से बच्चे जो है उस ओर आकर्षित हो जाएंगे, तो अपने आप शोर थम जाएगा। अगला पॉइंट है, बच्चे शिक्षक का आदर करते हैं क्योंकि शिक्षक उन्हें पढ़ाते हैं। ठीक है भाई, जब अगर हम हमारे द्वारा किसी को कुछ कहने का मतलब ज्ञान की बातें बताई जाएंगी या उसको कुछ ऐसा प्रभावी ढंग से हम कुछ सिखाएंगे, तो वो हमारा आदर करेंगे, जाहिर सी बात है। अगला है, एक अध्यापक का मुख्य कार्य पूर्व निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति है। तो टीचर का मेन जो फंक्शन है, मेन जो कार्य है, वो पहले से जो निर्धारित है शिक्षा के उद्देश्य, उनकी प्राप्ति। जैसे हम स्कूल में आता है बच्चा, तो क्या होता है कि जैसे कोई फर्स्ट में एडमिशन लिया, तो बालक का एम क्या है, उसको पहली कक्षा के अनुसार शिक्षित करना और उसको पहली कक्षा पास करवा के दूसरी कक्षा में भेजना, ये उद्देश्य होता है। ठीक है, और उसी वो पहले डिसाइड हो जाता है कि इतना करिकुलम है, इसे पढ़ाना है, उसी अनुसार पूरे साल उसकी शिक्षा व्यवस्था चलती है और वो प्रमोट होता है। ठीक है, तो अध्यापक का कार्य क्या है, जो शिक्षा के एम निर्धारित हो गए, जो पाठ्यक्रम निर्धारित हो गया, उसी पाठ्यक्रम को पूरे वर्ष में उसको बालक को पढ़ाना होता है। इसके साथ साथ बहुत सी अनौपचारिक शिक्षाएं भी होती हैं। इसको हम औपचारिक एक कहने का मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन हो गया। इसके साथ साथ सॉरी, ये फॉर्मल एजुकेशन हो गया। इसके साथ साथ बहुत सारी इनफॉर्मल एजुकेशन भी दी जाती है शिक्षक के द्वारा छात्र को, जिससे वो समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बन सके। ठीक है, नेक्स्ट है, सन 1826 में थॉमस मुनरो ने अध्यापक प्रशिक्षण की योजना बनाई थी। सबसे पहले 1826 में थॉमस मुनरो ने एक मतलब प्लान किया कि अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उन्हें भी प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक होता है। तो इसीलिए दो तरीके का सेवा पूर्व प्रशिक्षण, तीन तरीके का प्रशिक्षण होता है, सॉरी दो तरीके का, सेवा पूर्व और सेवाकालीन, दो तरीके का प्रशिक्षण होता है। नेक्स्ट, ग्रांट इन एड प्रथा का प्रारंभ विद्यालयों में वुड डिस्पैच के अधीन हुआ है। वुड घोषणा पत्र के द्वारा ही ग्रांट इन एड प्रथा, यानी कि विद्यालयों को ग्रांट देने की प्रथा का जो है प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना जो है सन 1961 में हुई। एनसीटीई को संवैधानिक दर्जा 1993 में प्राप्त हुआ। यह 1973 से एडवाइजरी बॉडी के रूप में कार्य कर रही थी। पहले ये एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में 1973 से वर्क कर रही थी। 1993 में इसे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में स्थापित किया गया। अगला है, चैलेंजेज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव 1985 से संबंधित है। ये कुछ फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन पीओए जिसे हम कहते हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संबंध सन 1992 से है। यानी कि आपको पता है कि अब जो 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है, ये 34 ईयर्स के बाद आई है। इससे पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। यानी कि राजीव गांधी के ज़माने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले, अगर आपको हम बता दें तो 1968 में शिक्षा नीति बनाई गई थी भारत में। उसके बाद 68 के बाद 86 में बनाई गई और 86 के बाद अब 2020 में नई शिक्षा नीति आई। तो आप बीच में एक बदलाव हुआ था 1992 में। तो नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू की गई थी, उसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए गए, कुछ परिवर्तन करके कुछ नई चीज़ों को जोड़ा गया। इसी को प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहते हैं, और जो कि 1992 में किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष आचार्य राममूर्ति थे। ठीक है, जैसे कि अभी 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, इसके अध्यक्ष कौन थे, के कस्तूरी रंगन समिति थी, उसी समिति की अनुशंसा थी ये 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नेक्स्ट है, पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा में बच्चों के विकास को अधिक महत्व दिया जाता है। प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है, प्री प्राइमरी जो टीचर एजुकेशन है, इसमें क्या होता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट, इसीलिए आप देखते हैं जो नर्सरी, केजी या फिर प्राइमरी का एजुकेशन है, उसमें सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट
पेडागोजी पढ़ाई जाती है और इसी के एग्ज़ाम में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो यानी कि बच्चों पे आधारित शिक्षा होती है, चाइल्ड सेंटर्ड वे से पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड ही है। लेकिन पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा में बच्चों के विकास को जो है कुछ ज़्यादा ही प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट है, अध्यापक शिक्षा के सभी स्तरीय पाठ्यक्रमों में कम से कम 20% अंकों को आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो इंटरनल इवेल्युएशन होता है उसमें लगभग 20% जो मार्क्स होते हैं उनको इंटरनल इवेल्युएशन के द्वारा यहाँ पे देने की बात यूजीसी द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है। इस पे क्या होता है कि जो भी पाठ्यक्रम होता है उस पर फिर से बार बार चर्चा होती रहती है। तो ये एक जब से सेवा चल रही हो, कोई अध्यापक हो और अध्यापक बने रहने के साथ साथ उसे प्रशिक्षण 2 दिन का, 7 दिन का, 3 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं। तो इस प्रोग्राम में इस पाठ्यक्रम को लेकर के चर्चा होती है। नेक्स्ट है, शिक्षण अभ्यास के पूर्व प्रशिक्षण के लिए सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको टीचिंग का आप प्रैक्टिस करनी है, जैसा कि आप सब जो बीएड किए होंगे या जो बीटीसी किए होंगे उन्हें पता है कि एक माइक्रो टीचिंग होती है। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, आप लेसन प्लान तैयार करते हैं 5 मिनट का, 10 मिनट का, और उसके बाद उस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे जा कर के पढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें माइक्रो टीचिंग का ये फार्मूला ही है, आपको टीचिंग करना है, फीडबैक लेना है, फिर रीटीच, रीफीडबैक, टीचिंग। आपको कहने का मतलब आपको जो माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग में आपको लेसन प्लान बनाना है और जाके वहाँ पे पढ़ाना है। तो आप 5-10 मिनट की ये जो माइक्रो टीचिंग 5 मिनट की होती है, 10 मिनट की, इसमें आप पूरा जो अपना सिस्टम है उसको एक कंपाइल तौर पे बनाते हैं और वहाँ पे जाकर के टीचिंग करते हैं। तो एक तरीके का ये अभ्यास है और ये आप किसी विद्यालय में या किसी कक्षा में शिक्षण करने से पूर्व ये अभ्यास करते हैं। ठीक है, उसी को सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है या माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। अगला है, प्रेषक संप्रेषणकर्ता को कहते हैं। नेक्स्ट है, पूर्व धारणा अनुसार अधिगम विच्छिन्न तत्वों का समुच्चय होता है। पहले की ये धारणा थी कि जो अधिगम विच्छिन्न तत्व होते हैं उनका अपना एक समुच्चय, एक अपना संगठन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, योग्य अभ्यर्थी को अध्यापक शिक्षा में सम्मिलित करने के लिए प्रवेश परीक्षा को ठीक करना होगा। अगर आपको टीचर एजुकेशन को और सुदृढ़ करना है और अच्छा बनाना है और अच्छे अध्यापक आपको निर्गत करने हैं तो उसके लिए जो है आपको जो एंट्रेंस होती है इसके अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने के लिए जो आप के स्टेट्स में या सेंटर लेवल पे या जो भी आपका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसको और सुदृढ़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, उत्तम अध्यापक अध्यापिका के लिए विषय संबंधी ज्ञान सर्वप्रमुख आवश्यकता है। इसीलिए आप देखते हैं कि साइंस का अलग टीचर, मैथ का अलग टीचर, हिंदी का अलग टीचर, जैसे जैसे हम प्राइमरी लेवल पे तो एक कंपाइल्ड टीचर होता है। ठीक है, आजकल तो वहाँ भी आप बाइफर्केशन देखने को मिलेगा आपको, लेकिन खास करके जब हम 6 to 10 या 11-12 या टीजीटी पीजीटी लेवल पे देखते हैं तो हर एक सब्जेक्ट के अलग टीचर होते हैं। तो ऐसा आवश्यक है, वही उत्तम शिक्षक या शिक्षिका है जिसे अपने विषय का ज्ञान अच्छी तरीके से है। ठीक है, यानी कि आपको सब्जेक्टिव नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, संप्रेषण अंतराल जितना कम होगा शिक्षण उतना ही अधिक प्रभावी होगा। यानी कि हम किसी बात को अपनी कह रहे हैं, प्रेषित कर रहे हैं बच्चों के या एक समूह के सामने या कक्षा में, तो उसमें जितना हम ड्यूरेशन कम होगा, जितना अंतराल कम होगा, उतना ही अधिक प्रभावी आपकी टीचिंग होगी। नेक्स्ट है, अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 एनसीटी ने विकसित किया था। ठीक है, तो ये फैक्ट है, इसको आपको याद करना है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के नियंत्रण में ये इतनी संस्थाएं दी गई, 3 संस्थाओं के नाम यहाँ दिए गए हैं, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा, प्रबंधन शिक्षा और फार्मेसी शिक्षा। अगला पॉइंट है, शिक्षण में आगमन विधि का अर्थ है उदाहरण के जरिए सामान्यीकरण पर पहुंचना। जैसे कि आप जानते हैं, आपने अगर
कोई भी प्रशिक्षण लिया है, चाहे बीटीसी चाहे बीएड किया है, तो आपको ये पता होगा कि आगमन और निगमन विधि, तो जिसमें कि आगमन विधि जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि ये पहले हम कोई उदाहरण देते हैं, उदाहरण के द्वारा बच्चे को समझाते हैं तो बच्चा इंटरेस्ट लेता है। जब हम कोई कहानी या किसी चीज़ की घटना परिघटना को जो है हम वहाँ पे उदाहरण के माध्यम से उद्धृत करते हैं और बाद में उसका सिद्धांत बताते हैं कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे इसके साथ ये घटना घटी और यहाँ पे ये लॉ या ये सिद्धांत या ये नियम जो है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है पेडागॉजी, शिक्षण का विज्ञान एवं कला दोनों है। तो पेडागॉजी जो है ये टीचिंग का साइंस और आर्ट, ये दोनों चीज़ें इसमें समाहित हैं। नेक्स्ट है शिक्षक सशक्तिकरण का अर्थ है शिक्षकों को अधिकृत करना कि वह खुद निर्णय ले कि उसे क्या और कैसे पढ़ाना है। मतलब अगर आप जो है टीचर को सशक्त बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि शिक्षकों को आप स्वतंत्र करिए कि वो स्वयं से ये डिसाइड करें कि उन्हें अपना पाठ्यक्रम बनाएं, वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए बाल केंद्रित पाठ्यक्रम बनाएं और वो खुद डिसाइड करें कि कैसे उन्हें इस पाठ्यक्रम को बच्चों में आत्मसात करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट है एक शिक्षक परीक्षार्थियों में ईमानदारी विकसित करके उन्हें नकल करने से प्रभावी ढंग से रोक सकता है। ये शिक्षक, आप जानते हैं, कहा जाता है शिक्षक हो सिगरे जग को तिये ताको कहे नहीं देते है शिक्षा। ऐसा कहा गया शिक्षक जो है वो दीपक की उस लौ के समान है कि खुद जलता है और पूरे उस इन्वायरमेंट को, पूरे उस परिक्षेत्र को प्रकाशित करता है। तो वहाँ उपस्थित जितने भी छात्र हैं, शिक्षक उस दीपक के समान है कि उन छात्रों को जो है वो प्रकाशमान, उनकी बुद्धि को प्रकाशमान कर रहा है। तो शिक्षक अगर परीक्षार्थियों में ईमानदारी विकसित कर दे, ऑनेस्टी विकसित कर दे, क्योंकि शिक्षक कुम्हार के समान होता है। ठीक है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, आपने पढ़ा होगा ये दोहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, यानी कि कच्ची मिट्टी होता है एक तरीके से जो बालक होता है या जो छात्र होता है, और शिक्षक जैसा चाहता है वैसा उसको बना देता है। फिलहाल आज टेक्नोलॉजी बदल गई है, बच्चे मोबाइल में बहुत व्यस्त हो गए हैं, घर पे ही अब तो डिस्टेंस लर्निंग हो गई है, तमाम तरीके की चीज़ें हैं, फिलहाल हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अगर एक शिक्षक परीक्षार्थियों में या विद्यार्थियों में ईमानदारी विकसित कर दे तो नकल को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। नेक्स्ट है शिक्षा मित्र अथवा सरस्वती पुत्र शब्द का इस्तेमाल समुदाय द्वारा ग्रामीण इलाके के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए नियोजित व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है, जो शिक्षा मित्र, आजकल शिक्षा मित्रों की स्थिति बहुत दयनीय है। आप देख रहे हैं सरकार की उपेक्षाओं की वजह से जो है इधर उधर भटक रहे हैं शिक्षा मित्र। इन्हें किसी समय जब ये भर्ती किए गए थे तब सरस्वती पुत्र कहा गया था। ठीक है, और आज वही कहते हैं कि आप देख रहे हैं अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ में शिक्षा मित्रों पे का आंदोलन, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। आज वो मतलब उस समय जो व्यवस्थाएं थी उसके अनुसार उनको भर्ती कर लिया गया, फिर उनके जीवन का भविष्य जो है अंधकारमय हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिलहाल छोड़िए उन बातों को, उससे आप अपने टॉपिक पे आइए। ये सरकार की पॉलिसीज़ हैं, इसमें तमाम चीज़ें इधर उधर की होती रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन को एकदम से समाप्त कर देती हैं, उसके सपनों को। अगला पॉइंट है आपका विशिष्ट शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को मान्यता आरसीआई द्वारा दी जाती है। जैसे कि हम जो स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं, ये रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इस जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसकी मान्यता वहीं से मिलती है। आप देखते हैं जो डीएड करते हैं या स्पेशल एजुकेशन में जो बीएड करते हैं, इन सब की मान्यता आरसीआई दिल्ली से ही होती है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑफिस दिल्ली में ही है, वहीं से इसकी मान्यता मिलती है। अगला है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम आदि पूर्वोत्तर राज्यों में उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान नहीं है। यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए कोई इस तरीके की संस्था नहीं है, जो कि सरकार को ध्यान देना है, इस पर काम करने की ज़रूरत है अभी। अगला है 8वीं पंचवर्षीय योजना में एनसीटीई को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। जैसा कि आपको मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में बताया कि 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो उस समय 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे गए हैं
ये सारे पॉइंट आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला है अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय की संकल्पना प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA 1992 द्वारा की गई थी। तो 1986 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी उसी का एक भाग था प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो कि 1992 में हुआ। इसी के द्वारा अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय की संकल्पना जो है वो की गई थी। ये रहे आपके 40 पॉइंट आज के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। एक और भी महत्वपूर्ण, इसी सीरीज को हम चला रहे हैं, उसमें आपको इसी तरीके के और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ हम आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।